भैया देखो, ये जो सरकार है ना, इस सरकार को जो वास्तविकता उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। एक नारा हुआ करता था इस देश में, जय जवान जय किसान। अभी जो आप बात कर रहे हो, जवान वाली बात, पहले मैं उस पर ही आ जाता हूँ। जवान का बाप अगर किसान में है, यहाँ 90% जो सैनिक लड़ते हैं ना, वो उन्हीं घरानों से हैं जिन्हें या तो खेती बाड़ी है या वो ग्रामीण परिवार से हैं। 10% भी आप शहरी क्षेत्रों से नहीं निकाल पाएंगे। 10% जो आएंगे वो भी वो होंगे जो अभी वहाँ से शिफ्ट कर गए होंगे। मेन चीज़ क्या है कि जवान और किसान का नारा इसलिए दिया गया था, आपस में दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। आज अगर एक बाप इस ठंड में बाहर सड़क पर सो रहा है तो निश्चित सी बात है, अगर मैं बेटा हूँ ना और अपने बाप का दर्द मुझसे देखा नहीं जाएगा। क्या गलत कर रहा है भाई? जवान अगर साथ आ रहा है अपने बाप के सही के लिए, अगर वो लड़ रहा है, हम उनको सरहद पर किसे लड़ाते हैं? सरहद पर काम जवान का ये होता है, वो गोली मारता है दूसरे को। अगर इंसानियत से देखो तो काम गलत है, लेकिन वास्तविकता में वो काम सही कर रहा है, देश को बचा रहा है। आज भी तो देश को बचाने की लड़ाई हो रही है यहाँ पर। किसानों को बचाने की लड़ाई, देश को बचाने की लड़ाई है, ना कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। उस लड़ाई में अगर जवान साथ था, अपने बाप के साथ था, तो क्या गलत कर रहा था? और ये जो हुक्मरान है, जो हिटलर बैठे हुए हैं ऊपर, इन्होंने कराई है। सबसे पहले ऊपर के मुखिया बदल दिए, मुखिया लिए अपने चंगुल में, अपने चमचों को मुखिया बनाया। वो मुखिया ने कहने में चल रहे, अगर मुखिया कहने में नहीं चलता ना, कब का भैया तख्ता पलट हो चुका होता इसका। इतनी हिटलरशाही इस देश में कभी नहीं चली। और ये शहीदों का देश है भाई, ये उन सैनिकों का देश है, उन शहीदों का देश है जब 23 साल के भगत सिंह को फांसी हो गई थी। ये तो उनके सैनिकों के लिए मना कर रहे हैं भाई। ये कोई पहला काम नहीं कर रही है सरकार सैनिकों को डराने वाला। एक सैनिक सामने आया था जिसने खाने को लेकर वीडियो जारी कर दिया था कि देखिए हम देश के लिए लड़ते हैं, हमें ऐसा खाना दिया जा रहा है। इन्होंने उस पर कार्रवाई कर दी। आज जो सैनिक अपने माँ बाप के लिए, जो यहाँ पर ठंड में सड़क पर पड़कर रात बिता रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अगर सैनिक सामने आ रहे हैं, ये उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है भाई, जो बीजेपी के कहने पर आरएसएस के हिसाब से चलेगा, जो देश को बांटने के हिसाब से चलेगा, वो तो इस देश में सही है। इनके खिलाफ जो जाएगा, जो गलत को गलत कह देगा, वो इनके हिसाब से गलत है। जो बीजेपी कहे, जो भाजपा कहे, जो ये मोदी शाह एंड कंपनी कहे, उसके हाँ में हाँ मिला दे तो ठीक, वरना उसको देशद्रोही कहने में जरा सी भी शर्म नहीं लगती। वास्तविकता तो यह है भाई, देशद्रोही यही है। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। आप कोई भी आतंकी उठा लीजिए, कोई भी संगठन उठा लीजिए, इन्हीं के लोग मिलते हैं हर जगह। आरएसएस से तार जुड़े हुए मिलते हैं सबके। अभी एक वो पकड़ा गया था दविंदर सिंह, पुलवामा वाले मामले से तार जुड़े हुए थे उसके। भाई साहब, उस दविंदर सिंह को जमानत भी मिल गई, वो अपने घर भी चला गया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। पुलवामा के अंदर 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। ये जो विधायक खरीद रहे, सरकार गिराते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सवाल क्या उठा रहे हैं? खाना कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है। ये बकवास भरे सवाल है इन लोगों के पास में। तमीज़ की बात ना पहले थी ना आज है। वही भाजपा सरकार है ना, शिक्षा पे बात कर लो तो जीरो, और चिकित्सा पे बात कर लो तो जीरो, रोजगार पर ये झूठ बोलते ही बोलते हैं। महिला सुरक्षा के नाम पे यूपी में रोज बलात्कार हो रहे, रोज मारा जा रहा है लड़कियों को। कुछ तो नहीं है इनके पास में भैया। ये 4-5 शब्द ऐसे जिन पर भाजपा बोल ही नहीं सकते कभी। अच्छा, पंजाब के एक मंत्री उन्होंने कहा है कि मोदी से ज्यादा बुद्धिमान और मोदी से ज्यादा तेज कोई इंसान ही नहीं हो सकता भैया उनको लगता हो। मोदी से ज्यादा बुद्धिमान वैसे भी कौन होगा? सीधी सी बात है ना, वो आदमी कह रहा है कि बादल अगर हो गए तो रडार काम नहीं करेगी। सीधी सी बात है, बहुत बुद्धिमान है वो आदमी। नाले में गैस निकाल देता पाइप डाल के, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा? वो 125 करोड़ में 150 करोड़ परिवार को चाबियाँ दे देता है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा? वास्तव में बहुत बुद्धिमान है भाई, वैज्ञानिक है। अभी एक कोरोना वैक्सीन आई है जिसे लगवाते हुए भी लोग डर रहे हैं। और अभी मेरे पास न्यूज़ आई थी, एनबीटी की न्यूज़ है, उसमें आगे एक महिला को वैक्सीन लगाई गई, उसे लकवा हो गया। और इस वैक्सीन पर लिखा जाता है वैक्सीन गुरु, मोदी का फोटो लगाकर। तो बुद्धिमान तो ये है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान है ना, उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से आधा देश सड़कों पर पड़ा है, ठंड में पड़े बुजुर्ग। ये इसके बुद्धिमानों की करतूत है। अच्छा, जिस समय किसानों के आंसू पूछना चाहिए तो उस समय किसानों के ऊपर आंसू बम के गोले दागे जा रहे हैं। भैया अगर इसकी मैं आंसू बम के गोले की बात करूं तो अभी भी मैं कहूँगा कि ऊपर वाले का, कुदरत का करम है कि इसकी राक्षसपना का भी बच रहा है थोड़ा सा। वरना वही है जब पुलवामा में अटैक हुआ था ना, 47 लोग एक झटके में शेर उड़ गए थे, ये उस टाइम भी अपने जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचा रहा था। ये बेशरम इंसान है, इसका कोई मतलब नहीं है। नोटबंदी में 100 से ज़्यादा लोग मर गए यार, इसको तब शर्म नहीं आई। ये नोटबंदी के फ़ायदे गिनाता रहा, इसके सारे चमचे जो अंधभक्त हैं वो फ़ायदे गिनाते रहे। हमारे भी 40-45 शेर शहीद हो गए इस किसानों की लड़ाई को लेकर, इन्हें तब शर्म नहीं आ रही है।
तो इससे तो इस तरह की बात करनी बेकार है भैया। किसानों को आतंकवादी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया, फंडिंग बता दी, सड़कें खुदवा दी, आंसू गैस छुड़वा दिया, लठ बजवा दिया। अब कह रहे हैं हम किसानों से बात करेंगे, मतलब किसान तो मान लिया ना इन्होंने। अच्छा, बात क्या करें, कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहते हैं, अभी बातचीत हुई थी कि अब कानून वापस लेना ही नहीं। भैया कृषि मंत्री तो ऐसा है इनका, उसे 3 फसलों के नाम पूछ लो, उसके दाम पूछ लो, उसे कुछ नहीं पता। पूरी कैबिनेट ही ऐसी है। कृषि मंत्री ऐसा ही है, शिक्षा मंत्री बनाए थे वो अनपढ़ बना दी थी इन्होंने, उसे कुछ नहीं पता था। और फाइनेंस मिनिस्टर है, उससे कुछ पूछो, महंगाई का नाम लो तो कहते हैं प्याज नहीं खाती। गृह मंत्री की बात करो, वो भाई साहब तड़ी पार रह चुके हैं। हमारे जो ये मुख्यमंत्री बना रखे हैं यूपी के, इन पर इतने मुकदमे थे कि अगर अच्छे इंसान पर लग जाओ जिंदगी भर जमानत ना हो। पूरी की पूरी कैबिनेट ऐसी है भाई। जी सर, जिस तरह से एक आर्मी मैन की तस्वीर वायरल हुई है, उस पर लिखा है अगर मेरे माँ बाप आतंकवादी तो मैं भी आतंकवादी हूँ। किस तरह से देखते हो उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है? देखिए, एक बात तो जरूर बोलूँगा, एक याद दिलाता हूँ आपको नोटबंदी के टाइम पे कि मोदी जी की जो माता जी हैं वो लगभग 90 प्लस है, 90 प्लस है जी मोदी जी अपने फ़ायदे के लिए उनको लाइन में लगा देते हैं बैंक में। जी जी ठीक है, सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए। और आज जब यार अगर मेरे फादर रोड पे अगर आंदोलित है कर रहे हैं, सर्दी में पड़े हुए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि यार मैं अपने पिता के लिए खड़ा हूँ, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। लेकिन देखिए जो ये हुआ है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई जो की जा रही है, जो सैनिक है हमारे, देखिए सैनिक को और किसान को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। मेरे भैया भाई ने भी एक बात बोली थी कि शुरू से ये बोला जाता है जय जवान जय किसान, तो देश उसी से चलता है। तो अगर आप जवान के ऊपर इस तरह की बातें करो, अपने फादर के लिए तो कर रहा है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लोगे तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। यार बहुत एक चीज़ बताइए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्शन जो लिया जा रहा है, ये कोई आर्मी के थ्रू नहीं लिया जा रहा है। आर्मी के जो चीफ जो बैठे हैं सर, मेन सबसे बड़ी आज भारत के अंदर तो दिक्कत है, वो गुलाम बन चुके हैं, सरकार के गुलाम। सरकार ने हर अथॉरिटी को अपने कब्जे में ले लिया है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही बुरा है। और देश जो हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। आज जो ये लड़ाई चल रही है आंदोलन की, जो ये 3 काले कानून के लिए, किसान सबसे बचा हुआ था। और हमारा जो किसानी है, फार्मिंग है, वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। कोरोना के टाइम में भी सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को किसानी ने ही संभाला हुआ था। और आज जब इन्होंने देखा यार इससे तो बहुत फायदा है, तो इसको भी कैसे न कैसे के अपने कब्जे में ले लो। जो चंद पूंजीपतियों को इनको गुलाम बना दो, तो अब ये किसानों को भी गुलाम बनाना चाह रहे हैं। जिसे वो कृषि मंत्री ने नरेंद्र तोमर ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन वो 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। देखिए, इनके पास लास्ट ऑप्शन बचता ही हुआ है। इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। आप देखेंगे शुरू में इन्होंने आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, और आपको देखे इतनी ठंड में पानी की बौछारें कराई हैं, सारे गड्ढे खोद दिए, बताओ हाईवे के गड्ढे खोद दिए, वो सारे इनके फेल हो गए। उसके बाद में कि भैया ये खालिस्तानी आ गए हैं, पाकिस्तानी आ गए हैं, ये फलाना हो गया। अरे यार, अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी आ गए तो आप तो ये बोलते थे मैं चौकीदार, जी मैं चौकीदार हूँ। भैया कैसे चौकीदार हो? 56 इंच के सीने वाले कैसे चौकीदार हो, जो बाहर के खालिस्तानी पाकिस्तानी भारत में घुस गए? तो ये तो तुम्हारे अपने ऊपर ही लांछन कि ये तो ये हो गए। यार बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि किसको बोल रहे हो। जी